भारत के अंदर एक डीप स्टेट है। ये डीप स्टेट बड़ा घातक है। इस डीप स्टेट ने भारत को खोखला बनाया है, आज भी खोखला बना रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत किसी भी तरीके से इस डीप स्टेट के शिकंजे से कभी बाहर ना आ पाए। लेकिन एक चीज़ जानने की आवश्यकता ये है कि भारत के डीप स्टेट में और अमेरिका के डीप स्टेट में काफ़ी फ़र्क है। हमारे यहाँ पर अमेरिका की तरह किसी प्रकार की कोई परछाई वाली सरकार डीप स्टेट के अंदर नहीं है। किसी प्रकार की डीप स्टेट के तहत कोई इलीगल कॉन्स्पिरेसीज यहाँ पर चलाई नहीं जाती। सबसे बड़ी बात, अमेरिका में जिस प्रकार का एक नेटवर्क है जो डीप स्टेट को चलाता है और कंट्रोल करता है, जिसमें आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जहाँ पर मीडिया हाउसेज हैं जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स, लॉस एंजल्स टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, जहाँ वहाँ पर थिंक टैंक्स हैं जैसे कि ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा, और इसके साथ साथ कुछ चुनिंदा फाउंडेशंस हैं जैसे कि फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन या फॉर दैट मैटर जॉर्ज सोरोस का ओपन सोर्स फाउंडेशन, और सबसे महत्वपूर्ण टेक प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें एक्स, मेटा, गूगल, ये सारे हैं। भारत में पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के डीप स्टेट में सबसे इम्पोर्टेंटली एक परमानेंट इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम है जिसमें कुछ संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में जुड़े हुए कुछ लोग हैं, वो लोगों की कुछ विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत बनाए गए कुछ नरेटिव्स हैं। और आज इस डीप स्टेट का एक ही उद्देश्य है कि वो जो नरेटिव्स बने हुए हैं, जो पिछले कई दशकों में बनाए गए, उन्हीं को पहली बात समर्थन देते हुए बढ़ाते जाना है। और अगर उन नरेटिव्स के ऊपर कोई आँच आए तो उन नरेटिव्स को कहीं ना कहीं डिसमेंटल करना है। भारत इस मोमेंट पर एक ऐसे फ्लूइडिक पीरियड ऑफ हिस्ट्री में है जहाँ पर इस प्रकार के डीप स्टेट के बनाए हुए नरेटिव्स को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ये डीप स्टेट के नरेटिव्स टूटेंगे तो ये डीप स्टेट के जो यहाँ पर इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। और आज भारत प्रिसाइसली उस कन्फ्यूजन को झेल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही किसी डीप स्टेट के बनाए हुए नरेटिव पे एक अटैक होता है, तुरंत ये डीप स्टेट एक्टिवेट होकर यहाँ पर उसका एक काउंटर देता है और लोगों के मन में डिसोनेंस पैदा हो जाता है। और ये डिसोनेंस अभी कुछ साल चलेगा जब तक कि ये डीप स्टेट के सारे नरेटिव्स इरेज नहीं हो जाते और एक फाइनली भारत के अंदर एक धार्मिक डीप स्टेट या कि एक ऐसा सनातनी डीप स्टेट इस्टेब्लिश नहीं हो जाता जो इवेंचुअली भारत की सभ्यता और भारत के कल्चर के हिसाब से ही चलेगा। पर यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ भी है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भारत का डीप स्टेट जो है 1947 में भारत की आज़ादी के बाद बना। वो इसलिए है क्योंकि डीप स्टेट के ऊपर अनफॉर्चुनेटली कभी भारत में और इस विषय के ऊपर कभी चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आप समझोगे कि भारत का जो डीप स्टेट है, पहली बात वो 1947 के बाद बना नहीं, बना उससे पहले था। 1947 के बाद तो वो सिर्फ चल रहा था, और उससे पहले के जो स्ट्रक्चर्स थे वो इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए थे कि ब्रिटिश हुकूमत के भारत से जाने के बाद भी वो डीप स्टेट केवल चलता रहा, जिसको अब धीरे धीरे तोड़ने की एक मुहिम चलाई जा रही है। पर ये कैसे हुआ? 1947 से पहले जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी और जब भारत में ब्रिटिश आए थे, उस दौरान ब्रिटिश की हुकूमत ने पहली बात भारत के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए थे। ब्रिटिश के मॉडल को समझिए। भारत ने भारत में सबसे पहले क्या किया? उन्होंने भारत के अंदर आकर यहाँ पर भारत को गवर्न करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने एक नौकरशाही वर्ग बनाया। इस नौकरशाही वर्ग के तहत ब्रिटिश का उद्देश्य सिंपल था। वो चाहते थे कुछ ऐसे विदेशी मूल्यों में, विदेशी आइडियोलॉजी में इंस्पायर्ड लोग जो पहली बात विदेशी एजेंडा को चलाएं, ब्रिटिश एजेंडा को चलाएं, पर हों भारतीय नागरिक। तो यहाँ पर जो ये नौकरशाही वर्ग इमर्ज हुआ, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो ब्रिटिश की देन थी। दूसरा, ब्रिटिश ने ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ सोसाइटी को गवर्न करने के लिए एक जुडिशरी का वर्ग बनाया, न्यायालय बनाए। और ये जुडिशरी के वर्ग में भी उन्होंने एक बड़ी प्यारी गेम खेली कि ब्रिटिश ने जानबूझकर एक ऐसी जुडिशरी का गठन किया जिसमें पूरी वेस्टर्न वैल्यूज़, ब्रिटिश वैल्यूज़ इनग्रेन हो, और उसके तहत उन्होंने भारत के ऊपर रहने वाले एक एक नागरिक, जिनको वो उस समय सब्जेक्ट्स कहते थे, उनको कंट्रोल किया।
तीसरा, इसके बाद ब्रिटिश ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो ये था कि यहाँ उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई जब चालू हुई उस दौरान कुछ ऐसे लीडर्स को सपोर्ट किया, कुछ ऐसे लीडर्स को यहाँ पर ट्रेन किया जो पहली बात ब्रिटिश हुकूमत के उस एजेंडा को ही आगे बढ़ाना चाहते थे और उसी एजेंडा के साथ इंक्लाइंड थे। सिलेक्टिवली उन लीडर्स को चुनकर, उन पार्टियों को चुनकर बढ़ावा देकर पूरी आज़ादी की लड़ाई को इस तरीके से ब्रिटिश ने डिज़ाइन किया कि जैसे मानिए कि वो आज़ादी की लड़ाई केवल इन्हीं चुनिंदा लोग और इन्हीं वर्गों की देन है। और चौथा, ब्रिटिश ने यहाँ पर जो चौथा स्तंभ क्रिएट किया वो था एजुकेशन। जिस प्रकार से ब्रिटिश ने पूरी भारतीय एजुकेशन को डिज़ाइन किया, जिस एजुकेशन पॉलिसी को भारत ने उसके बाद लगभग 75 साल तक चलाया, उस एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस एजेंडा को नर्चर करने वाले वो एजेंट्स तैयार हुए जो आज तक भारत में मौजूद हैं। जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत आई थी और जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक विद्रोह चालू हुआ, जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक लड़ाई चालू हुई, उस दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी थी कि भारत के अंदर उस समय कुछ ऐसे नेता थे, कुछ ऐसे लीडर्स थे, कुछ ऐसे थिंकर्स थे, कुछ ऐसे फिलोसोफर्स थे जो बार बार एक चीज़ को बोलते थे कि भारत को ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए ज़रूर, लेकिन आज़ादी इसलिए नहीं चाहिए कि उसके बाद हम किसी प्रकार के कोई वेस्टर्न मॉडल को इंपोर्ट करके भारत में अपनाना शुरू कर दें, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमें आज़ादी इसलिए चाहिए ताकि आज़ादी के बाद भारत अपने पुरानी सभ्यता को दोबारा से रिवाइव कर पाए, भारत अपनी पुरानी संस्कृति को रीडिस्कवर कर पाए। यहाँ पर सारी दिक्कत थी। ब्रिटिश ने भी इन थिंकर्स को सुना, इन लोगों को सुना, इनके विचारों को सुना। जिसने भी भारत की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास के बारे में थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है तो आपने ये दो नाम ज़रूर सुने होंगे, एम.एन. रॉय और इसके बाद दूसरा नाम था श्री औरोबिंदो। इनके साथ साथ और बहुत सारे लोग थे, पर मैं केवल दो प्रसिद्ध लोगों की ही यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ उनका नाम लेके। इन दोनों लोगों की अगर मैं बात करूँ तो श्री औरोबिंदो ने और एम.एन. रॉय ने एक साधारण लैंग्वेज में क्या बोला, उन्होंने बार बार ये बात बोली थी कि भारत को आज़ादी चाहिए ताकि भारत आज़ादी के बाद ऐसे नागरिक क्रिएट करे जहाँ पर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा प्राचीन काल के अंदर जितना भी अचीवमेंट्स थी उन सारों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी सिविलाइजेशनल डेस्टिनी को वर्ल्ड में दोबारा से ला पाएँ। लेकिन जाहिर सी बात है कि ब्रिटिशर्स को और ब्रिटिश हुकूमत को इस चीज़ से बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि जब उन्होंने भारत के अंदर अपनी हुकूमत बनाई थी उस समय तो उनको एक चीज़ लगती थी कि ये हुकूमत अब हमारी परमानेंट रहेगी, लेकिन जब उनकी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह होना चालू हुआ तो ब्रिटिश को एक चीज़ समझ आई कि हम शायद बहुत लंबे समय तक भारत में अब अपनी प्रेजेंस को नहीं बना पाएंगे। और ये सबसे पहला रियलाइजेशन 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। 1857 में 1857 का जो रिवोल्ट था, जिसको आज हम एक फर्स्ट इंडिपेंडेंस का रिवोल्ट मानते हैं, चाहे कुछ हिस्टोरियंस इसको ना माने, लेकिन 1857 के बाद जब ब्रिटिश हुकूमत को ये बात पता चल गई थी कि अब हमारे दिन यहाँ पर कम हैं, उसके बाद उन्होंने एक नई रणनीति पे काम किया। 1857 की क्रांति के बाद जितने भी ऐसे लोग थे, जितने भी ऐसे थिंकर्स थे या ऐसे लोग जिनकी ये विचारधारा थी कि भारत को हमें उसकी पुरानी संस्कृति, पुरानी सभ्यता के तहत ही उस सिविलाइजेशनल डेस्टिनी को रीडिस्कवर करना है, उनको पहली बात आइसोलेट किया जाए। 1857 के बाद ब्रिटिश ने एक बहुत केयरफुल गेम खेला। उन्होंने 1857 से लेकर 1885 तक, अगले लगभग 3 दशक तक जानबूझकर भारत के अंदर उन चुनिंदा लोगों को, उस विचारधारा से जुड़े हुए नेताओं को आइडेंटिफाई करना शुरू करा जो पहली बात अपनी सनातनी सभ्यता और इस संस्कृति के बारे में चर्चा नहीं करते थे। उन्होंने जानबूझ के कुछ ऐसे लोग चुने जिनकी विचार में एक ही पॉइंट था और जिनकी विचारधारा ये थी कि भारत एक कमज़ोर सोसाइटी है, भारत एक टूटी हुई सोसाइटी है, भारत के अंदर जितनी सनातनी परंपराएं हैं वो सिर्फ अंधविश्वास से, सुपरस्टिशन से भरी हैं। भारत में जिस प्रकार की जात पात की समस्या है वो एक कलंक और दाग है, और भारत जिस प्रकार की टूटी सोसाइटी है उसका विकास तभी हो पाएगा जब भारत वेस्टर्नाइजेशन के पाथ को अपनाएगा। 1857 के रिवोल्ट के बाद
1857 से 1885 1885 तक ब्रिटिश ने जो हंटिंग करी भारत में, जहां पर उन्होंने इन प्रकार के व्यक्तियों को चुना, इन नेताओं को चुना, इन थिंकर्स को चुना, ये फाइनली कल्मिनेट हुआ 1885 में, जब ब्रिटिश की हुकूमत ने भारत के अंदर अपने इन इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए उस समय एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया जो 1885 में पैदा हुआ, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो कांग्रेस उस समय बनी, जो ब्रिटिश हुकूमत की सहायता से बनी, उसकी छत्रछाया से बनी, जिसमें एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे, A.O. ह्यूमे जिसका नाम था, जिसने इसको बनाने में पूरी रणनीति अपनाई। उसका उद्देश्य केवल ये था कि सबसे पहले उन लोगों को आइसोलेट किया जाए जिन लोगों के विचार में भारत को एक पुरानी सभ्यता, उस संस्कृति के तहत रिवाइवल की बात करनी थी। विस उन लोगों को एकजुट किया जाए जो भारत को सबसे पहले एक ब्रोकन सोसाइटी मानते थे, कास्ट रिडन सोसाइटी मानते थे, जो भारत को एक स्पिरिचुअली सुपरस्टिशियस बैकवर्ड सोसाइटी मानते थे। और यही हुआ, क्योंकि जब फाइनली ब्रिटिश ने इस कांग्रेस एज एन इंस्ट्रूमेंट को यहां पर क्रिएट किया और उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट को नर्चर किया, उस इंस्ट्रूमेंट की विचारधारा को डिजाइन किया, उस विचारधारा में उन्होंने ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जिन्हों को इवेंचुअली भारत के अंदर वेस्टर्न लेंस के तहत चीज़ों को देखने की क्षमता मिली। इसी रीज़न से आप देखिए कि अगर आपने भारत की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप ये बात जानते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे नेता उस समय 1885 1885 के बाद इमर्ज हुए, जो 1947 तक सपोर्ट किए गए, जिन्होंने सबसे पहले भारत में एक सल्यूशन ये ढूंढा कि भारत को सेकुलरिज्म अपनाना पड़ेगा। सरप्राइजिंग बात है, एक धार्मिक सोसाइटी भारत में सेकुलरिज्म एज अ वर्ड कभी था ही नहीं। एक यूरोपियन सोसाइटी का वर्ड भारत में पहली बात तो इंपोर्ट किया गया। सिर्फ इंपोर्ट नहीं किया गया, कुछ ऐसे नेताओं के तहत इंपोर्ट करने के बाद वो नेताओं के तहत इसको उनकी साइकी के अंदर, उनके सोच के अंदर इनग्रेन किया गया। और इसका खमियाजा क्या हुआ कि आज़ादी के बाद सेकुलरिज्म बिकेम द ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी। और जाहिर सी बात है कि आज किसी भी प्रकार के अगर हम सेकुलरिज्म पे चर्चा करते हैं कि क्या उसकी आवश्यकता भारत में है या नहीं है, तो हम फनेटिक, एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल और हद हद टेररिस्ट और राइट विंग टेररिस्ट तक कहलाते हैं। खैर, इसके बाद उस समय ब्रिटिश ने दूसरी चीज़ ये करी कि इस इंस्ट्रूमेंट कांग्रेस के तहत उन लोगों का समर्थन किया जिनको भारत के प्राचीन इतिहास से समस्या थी, और ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जो बार बार ये बात बोलने से हिचकते नहीं थे कि भारत का प्राचीन काल का पूरा इतिहास केवल मिथ था, मिथिया थी, रियलिटी कुछ नहीं थी। इसी रीज़न से देखिए कि आज कुछ ऐसे वर्ग के लोग आपको अवश्य इस सोसाइटी में देखने को मिलेंगे जो जब भारत के प्राचीन काल की कोई भी पॉइंट के बारे में अगर चर्चा सोसाइटी में होती है तो ये सबसे पहले आकर कहते हैं कि आप तो बेसिकली बैकवर्ड लोग हैं, आप लोग प्रोग्रेसिव रैशनल माइंडसेट के नहीं हैं। तीसरी चीज़, ब्रिटिश ने यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को चुना, इस इंस्ट्रूमेंट के तहत नर्चर किया, जिन्होंने इस चीज़ को आउटराइटली रिजेक्ट करने की मुहिम चलाई कि भारत में कोई सोसाइटी जो है इवेंचुअली वो एक स्पिरिचुअल धार्मिक सोसाइटी नहीं बनेगी, बल्कि एक वेस्टर्न मॉडर्न सोसाइटी बनेगी। इसके तहत जितने भी भारत के ट्रेडिशंस हैं, भारत की जो सभ्यता है, उसको रिजेक्ट करके प्रोग्रेस के नाम पर, मॉडर्निटी के नाम पर एक नैरेटिव गढ़ा गया। और ये काम यहाँ पर सिर्फ ख़त्म नहीं हुआ, ये काम इस प्रकार से डिज़ाइन हुआ कि आप सोचिए कि 1885 से लेकर 1947 तक, 1885 से लेकर लगभग 1947 तक, जब ब्रिटिश ने कांग्रेस को क्रिएट करके समर्थन देकर उसको पूरे के पूरे आज़ादी की लड़ाई का एक कोर एलिमेंट बनाया, उस समय कांग्रेस एक ऐसी संस्था बन चुकी थी जो एक जगह पर ब्रिटिश हुकूमत से लड़ रही थी, भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए लड़ रही थी, लेकिन दूसरी जगह पर इसी इंस्ट्रूमेंट ने साइलेंटली एक्सेप्ट करना चालू कर दिया था ये चीज़ कि भाई ब्रिटिश जो हैं वो डिसाइड करके बताएंगे कि सनातन धर्म क्या होगा, वो डिसाइड करके बताएंगे कि सनातन धर्म की विचारधारा क्या होगी, ब्रिटिश डिसाइड करके बताएंगे कि सनातन धर्म के अंदर की समस्याएं क्या होंगी, ब्रिटिश बताएंगे कि भारत के अंदर जो सामाजिक तौर पर समस्याएं हैं, जिसमें से जात पात की एक समस्या है, उसको किस नज़रिए से देखा जाएगा,
ब्रिटिश इस चीज़ को बताएंगे कि किस नज़रिए से भारत का जो पूरा फिलोसॉफिकल कॉर्पस है, फिलोसॉफिकल आउटलुक है और भारत की जो फिलोसफी है उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। यहां पर एक जगह पर जब साइलेंट एक्सेप्टेंस इन चीज़ों का हो रहा था, उसी दौरान ब्रिटिश जो है अपने डीप स्टेट के 4 इंस्ट्रूमेंट्स जो उसने बनाए थे, उन इंस्ट्रूमेंट्स को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स? सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट था यहां पर भारत की जुडिशरी, जिसका गठन ब्रिटिश ने किया था। इसके बाद था दूसरा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंटली भारत की नौकरशाह वर्ग, ब्यूरोक्रेसी, जिसका गठन भी ब्रिटिश ने किया था। तीसरा था यहां पर सबसे बड़े ब्रिटिश ने बनाए हुए नेता, जो यहां पर इस स्पेसिफिक विचारधारा के, जिसके बारे में अभी मैंने डिटेल में चर्चा करी, वो आ गए। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था इस डीप स्टेट का यहां पर, जिसको ब्रिटिश ने नेचुरल तरीके से पेश किया, वो थी भारत के अंदर ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसी, कि भारत के अंदर लोग किस प्रकार की एजुकेशन पॉलिसी को प्राप्त करेंगे। डेफिनेटली वो एजुकेशन पॉलिसी होगी जिसमें भारत की सनातनी सभ्यता को नीचा दिखाया जाएगा और भारत में सनातनी सभ्यता को गाली देने वाले लोगों को प्रोग्रेसिव रैशनलिस्ट कहलाया जाएगा। इस तरीके से पहली बात, ये 4 स्तंभ जो डीप स्टेट के उस समय क्रिएट हुए, ये इवेंचुअली एक इकोसिस्टम बना। आज़ादी के बाद जब भारत 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से फाइनली विदाई प्राप्त करके आया, उसके बाद उस समय नेहरू ने सबसे पहले क्या किया? सेकुलरिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। साइंस को डिफाइन किया भारतीय धार्मिक ट्रेडिशन के मुताबिक नहीं, बल्कि साइंस को डिफाइन किया उस तरीके से जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज, खास करके यूरोप और यूएस वगैरह जो हैं, साइंस को डिफाइन करवाना चाहते थे। प्रोग्रेस को भारत के अंदर डिफाइन किया नेहरू ने धार्मिक ट्रेडिशन के तहत नहीं, भारत के इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के तहत नहीं, भारत के वैदिक कॉर्पस के तहत नहीं, बल्कि उन पर्टिकुलर टर्म्स के तहत जिसमें वेस्टर्न मॉडल ऑफ रैशनैलिटी यहां पर इंपोज की गई। तीसरी बात, पूरे के पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम नर्चर हुआ आज़ादी के बाद, जहां पर धर्म के बारे में बात करना, रिलीजन के बारे में चर्चा करना एक एम्बैरेसमेंट था। और यहां पर एक चीज क्लियर थी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के बारे में, और खास करके अगर हिंदू धर्म के बारे में चर्चा करेगा, तो उसको एक साइकोलॉजिकल लेवल पर शेम विटनेस करनी पड़ेगी। भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति 1947 के बाद ऐसा सिस्टम क्रिएट हुआ कि अगर वो सनातनी परंपरा के बारे में बात करेगा, भारत के धार्मिक परंपरा, इतिहास और सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात करेगा, तो वो पिछड़ा कहलाएगा। अब एक चीज देखिए आप, कि जो ब्रिटिश की देन थी यहां पर, जिस प्रकार से उन्होंने ये 4 स्तंभ क्रिएट किए थे, उनमें से अगर हम एक एक स्तंभ की अब चर्चा करें, सबसे पहला स्तंभ था यहां पर, अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंटली ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, एजुकेशन पॉलिसी हो या लीडर्स हो, जब आपने ये 4 स्तंभ यहां पर क्रिएट कर दिए, उसके बाद आपने एक ऐसा मैकेनिज्म यहां पर क्रिएट कर दिया ताकि इस मैकेनिज्म के तहत वो जो वेस्टर्न एजेंडा था, वो वेस्टर्न एजेंडा पहली बात तो कंटिन्यूड रहे। इसी रीज़न से आप देखिए कि आज़ादी के बाद जब जब कांग्रेस की सरकार किसी पर्टिकुलर राज्य में या यूनियन लेवल पर चुनाव भी हारती थी, उसके हारने के बाद भी एकेडमिक फ्रेमवर्क्स वैसे ही थे। जो इवेंचुअल आज़ादी के बाद टेक्स्ट बुक्स बनी थी, वो भी वही बातें करती थी। यूनिवर्सिटीज़ में जिस प्रकार के डिबेट्स होते थे, वो भी वैसे ही होते थे। जुडिशरी में जिस प्रकार की चर्चाएं होती थी, वो भी वैसे ही होती थी। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर ब्रिटिश ने जिस प्रकार का एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया, उस फ्रेमवर्क के तहत उन्होंने ये पूरी कोशिश करी 90 साल के पीरियड में 1857 से 1947 तक, जहाँ पर उन्होंने धार्मिक वे ऑफ लाइफ को कंप्लीटली इरेज कर दिया। धर्म के बारे में चर्चा करना इस प्रकार से बना दिया कि वो एक क्रिमिनल डिस्कशन हो। हिंदू सिंबल्स और हिंदू प्राइड के बारे में चर्चा करना सोसाइटी के लिए एक डेंजरस स्तंभ बना दिया। इस रीज़न से ये जो डीप स्टेट इवेंचुअली 1947 के बाद इमर्ज हुआ, वो केवल भारत के सभ्यता, भारत की संस्कृति के खिलाफ नहीं था, वो सनातन के खिलाफ था, वो हिंदुइज्म के हर एक उस एस्पेक्ट के खिलाफ था जिस एस्पेक्ट के तहत ब्रिटिश चाहते थे कि कोई चर्चा इस सोसाइटी में यहाँ पर पहली बात तो हो ही ना। अब आप सोच के देखिए 1 मिनट के लिए, जब ब्रिटिश ने एक न्यायालय वर्ग क्रिएट किया था, उस दौरान उन्होंने क्या किया?
उस जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन में उन्होंने कॉलोनियल लॉज जो थे, ब्रिटिश वे ऑफ थिंकिंग जो थी, उसको पहली बात तो प्रमोट किया। जुडिशरी में उन्होंने ये चीज़ बार बार इनग्रेन करी जब ब्रिटिश की हुकूमत भारत में थी कि रिलीजन जो है पब्लिक लाइफ से सेपरेट है। ये सेकुलरिज्म का जो आउटलुक है ये वेस्टर्न आउटलुक था, एक धार्मिक सोसाइटी का आउटलुक नहीं था। इस रीज़न से जुडिशरी का नज़रिया जो है वो ग्रेजुअली कैसा बना 1947 तक कि उन्होंने जितना भी चर्चा धर्म को लेकर थी उसको इरेशनल यहाँ पर डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, रादर देन कि धर्म को एक नॉलेज सिस्टम के तहत ट्रीट करना। और इसका खमियाजा क्या हुआ कि 1947 के बाद भारत के अंदर बहुत सारे कानून ऐसे थे जिन कानूनों में धर्मशास्त्र का प्रयोग नहीं किया गया, धार्मिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर हर एक ऐसे वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट का प्रयोग किया गया, ये दिखाने के लिए कि भारत की जुडिशरी एक मॉडर्न जुडिशरी है जो कि रिलीजन को, धर्म को इरेशनल मानती है। इस रीज़न से आप सोच के देखिए कि आज अगर जुडिशरी किसी भी धर्म के एस्पेक्ट के ऊपर कोई जजमेंट देती है तो ये डीप स्टेट कैसे बावला हो जाता है, इसका उदाहरण मुझे देने की आवश्यकता नहीं, आपके सामने है। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह भी थी कि जिस प्रकार से इस जुडिशरी ने ग्रेजुअली इमर्ज होने के बाद इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर समझने की कोशिश करी सोसाइटी के अंदर, इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस थे, जिसमें उन्होंने एक जगह पर सनातन ट्रेडिशंस की चर्चा करी। सनातन ट्रेडिशंस को बार बार जुडिशरी ने आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद सिर्फ एक ही लेवल पर दिखाने की कोशिश करी कि ये ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो डिफेक्टिव हैं। इस चीज़ को समझिए आप, कितनी आयरॉनिकल बात है कि जब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण तरीके से आज कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और ख़ास करके वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हिंदू इंस्टीट्यूशंस हैं, केस इन पॉइंट मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन, मंदिरों का जो प्रशासन है, आज एक ऐसा नरेटिव तैयार हो चुका है थैंक्स टू ब्रिटिश थिंकिंग एंड उसके बाद 1947 से लेकर की जो जुडिशरी हमारी चलती रही कि उस जुडिशरी के मुताबिक हिंदू संस्थाएं जितनी हैं, हिंदू मंदिर जितने हैं, वो आज की डेट में स्टेट के कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन दूसरे किसी धर्म की जो संस्थाएं और इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशन स्टेट के कंट्रोल में नहीं, बल्कि वो समाज में वो धर्म के लोग खुद मैनेज करेंगे। आज एक सिख होने के नाते मुझे शर्म आती है ये बात बोलने में कि हमारे सिख गुरुद्वारों में जिस लेवल का भ्रष्टाचार है, चाहे वो चीज़ डॉक्यूमेंट ना हो, लेकिन जितने भी आज की डेट में गुरुद्वारा प्रशासन के तहत जो भ्रष्टाचारी होती है वो आज की डेट में कोई एक हिडन फैक्ट नहीं, एक रियलिटी है। लेकिन हमारे यहाँ पर स्टेट का इंटरवेंशन नहीं है। हिंदू धर्म के मंदिरों के अंदर इंटरवेंशन इस प्रकार का है कि जिसके तहत स्टेट ने यह बात बोल रखी है कि हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं उसका जो रेवेन्यू है वो पहली बात हम ही कंट्रोल करेंगे। दूसरा, सबसे बड़ी चीज को देखिए, इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस का इवेंचुअल आउटकम क्या निकला। ब्रिटिश ने जिस प्रकार की नीतियां बनाई, ब्रिटिश की नीतियां बनाने के बाद जिस प्रकार से आज आज़ादी के बाद भारत ने इन्हीं पर्टिकुलर थॉट फ्रेमवर्क्स को आगे बढ़ाया, उसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये था कि जो भारत के अंदर नौकरशाह वर्ग भी इस्टेब्लिश हुआ और जो आज़ादी के बाद भी नौकरशाह वर्ग था, उसने अभी भी धर्म को एक डिस्टर्बेंस के नज़रिए से देखा। उसने अभी भी हिंदू फेस्टिवल्स को, सनातन धर्म के अंदर जितने भी फेस्टिवल्स हैं, उसको एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के नज़रिए से देखा। आज भी ये वही नौकरशाह वर्ग है जिसके कहने पर सरकारों ने ये इंश्योर किया कि जितने भी मंदिरों का इनकम है, जो मंदिरों में चढ़ावा आता है, वो बेसिकली एक सरकार के लिए रेवेन्यू सोर्स है। इन्हीं लोगों के तहत आज भी इसी ब्यूरोक्रेसी का ये कंट्रीब्यूशन है कि ये आज भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी भी प्रकार के रिफॉर्म्स या किसी भी प्रकार के हिंदू टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करती हैं, उसको बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिया गया। एक चीज़ तो क्लियर है, आज़ादी के बाद एक अटेम्प्ट ऐसा हुआ जो सिर्फ हमारे नौकरशाह वर्ग और सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्टेंटली जुडिशरी के वर्ग में नहीं आया, बल्कि यहाँ पर एजुकेशन लेवल पर भी आया, क्योंकि एजुकेशन भी एक ऐसा स्तंभ था जिसको ब्रिटिश ने सपोर्ट किया था। उस एजुकेशन के स्तंभ को समझिए।
उस एजुकेशन के स्तंभ में ऐसी नीतियां बनाई गई थीं कि ब्रिटिश ने जानबूझकर भारत के अंदर संस्कृत को बढ़ावा नहीं दिया था, इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया, इंग्लिश को मॉडर्निटी के साथ जोड़ा और इस प्रकार से जोड़ा कि भाई एक पॉइंट पर आते आते ऐसी एजुकेशन सिस्टम भारत में 1947 तक क्रिएट हो चुकी थी जिसमें भारत के धार्मिक ट्रेडिशन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं थी। और ब्यूटी देखिए कि 1947 के बाद भारत ने जब आज़ादी के बाद एजुकेशन करिकुलम को रीडिज़ाइन करने की कोशिश करी, उस रीडिज़ाइनिंग में उसने किसी प्रकार के गुरुकुल सिस्टम को प्रमोट नहीं किया। उस गुरुकुल सिस्टम को प्रमोट करना, भारत के अंदर धार्मिक शिक्षा को प्रमोट करने के बजाय वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो शिक्षा की संस्थाएं थी और वेस्टर्न शिक्षा के जो पूरे आर्किटेक्चर्स थे, उसको पहली बात तो भारत के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया। भारत में अलग अलग प्रकार के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोले गए। इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तहत जितना भी सोशल साइंसेज का डिसिप्लिन था, उसके अंदर जो डिसिप्लिन में पढ़ाने की जो कंटेंट था वो वेस्टर्न कंट्रीज से कॉपी किया गया। इसी रीज़न से आप देखिए कि आज की डेट में हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कैसे पूरी की पूरी क्रिटिकल रेस थ्योरी से इन्फेक्टेड हैं। यहाँ पर प्रोफेसर्स हों, विद्यार्थी हों, उनका कोर्स करिकुलम हो, हर जगह पर समस्या क्या है कि हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल रेस थ्योरी वाले जो यहाँ पर स्लीपर सेल्स हैं वो पूरे के पूरे भरे हुए हैं। इसके तहत सबसे बड़ी बात क्या हुई कि भारत की जो धार्मिक नॉलेज सिस्टम थी, भारत की जो फिलॉसफी थी, उस सबको बेसिकली मिथ्या का दर्जा देते हुए निगेट कर दिया गया। आज सरप्राइजिंग बात देखिए आप कि भारत की जो शिक्षा संस्थाएं हैं वहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो वेस्टर्न फिलॉसफी को फिलॉसफी का दर्जा दिया गया है और भारतीय फिलॉसफी को धर्म का दर्जा देकर उसको अनसाइंटिफिक डिक्लेयर कर दिया गया है। आज इसकी ब्यूटी देखिए आप हमारे शिक्षा संस्थाओं की कि कास्ट को हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ हेट के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन वेस्टर्न रेसिज्म को एक रैशनल प्रॉब्लम के नज़रिए से देखते हैं। आज धर्म एक बिलीफ है और वेस्टर्न आइडियोलॉजी आज की डेट में प्रोग्रेसिव रैशनैलिटी है। इसी रीज़न से आप देखिए कि भारत ने पिछले लगभग 7.5 दशकों से ऐसे ग्रेजुएट्स प्रिपेयर करे हैं जो आज भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के नॉलेज सिस्टम को लेकर क्रिटिकल है रादर देन उनको एक नॉलेज सिस्टम के नज़रिए से देखने के। सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि ब्रिटिश ने यहाँ पर सिर्फ इस प्रकार के एजुकेशन पॉलिसी को सपोर्ट किया था, इग्नाइट किया था। हमने उस स्ट्रक्चर को इनग्रेन कर दिया और ये सिर्फ स्ट्रक्चरल लेवल पर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं देखा गया, ये देखा गया हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी। क्योंकि 1947 के बाद जब ब्रिटिश हमें छोड़कर गए, क्योंकि उन्होंने उसी चुनिंदा वर्ग का एक समर्थन किया था जो चुनिंदा वर्ग बेसिकली भारत के धार्मिक ट्रेडिशन को नेगेटिव दिखाना चाहता था। इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे हिस्टोरियंस को सपोर्ट किया गया आज़ादी के बाद जिन्होंने भारत की टेक्स्ट बुक्स लिखी। उन टेक्स्ट बुक्स में अगर आप देखो तो जो मार्क्सवादी सोच के जितने भी हिस्टोरियंस थे यहाँ पर, कॉलोनियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स थे या जितने भी सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के लवर्स थे, उन सब के लोगों ने इवेंचुअली क्या किया यहाँ पर? उन सारे लोगों ने यहाँ पर एम्फसाइज किया कि किस तरीके से भारत के अंदर कोई धार्मिक ट्रेडिशन पहली बात प्रमोट ना हो। उन्होंने ये इंश्योर किया कि हर एक तरीके से जितने भी इन्वेजन्स थे इतिहास के अंदर, अलग अलग प्रकार से अलग अलग देशों के अलग अलग राजाओं के, उनको न्यूट्रल पॉलिटिकल इवेंट्स की तरह शो किया। और सबसे बड़ी बात, जितने भी भारत के अंदर डोमेस्टिक लेवल के हीरोज थे उनकी जो इतिहास था वहाँ पर, चाहे आज असम के खुद के कोई लोकल लीडर्स हों, आज हमारे शिवाजी महाराज हों, आज मान लीजिए कि साउथ इंडिया के कोई हीरोज हों, कोई नॉर्थ इंडिया के हीरोज हों, उन सबको इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया अनसाइंटिफिक मिथ्या कहकर। इस रीज़न से स्कूल्स ने वो सिखाया, हमारे यहाँ पर गौर कीजिए इस पॉइंट को, हमारे स्कूलों ने हमें वो सिखाया कि भारत के अंदर गलत इतिहास में क्या क्या हुआ, लेकिन ये नहीं सिखाया कि गलत होने के बावजूद भी भारत एज अ सिविलाइजेशन सस्टेन कैसे हुई। सोच के देखिए कि आज भारत के अंदर एक ऐसा वर्ग तैयार हो चुका है, स्कूलों में भी कॉलेजों से भी, जो मैंने बोला आपको भारत के धार्मिक ट्रेडिशंस, सभ्यता, इन सारी चीज़ों को सिर्फ नेगेटिव नज़रिए से देखता है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे लोग यहाँ पर प्रोड्यूस किए हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पर जिनको सिर्फ ये पता है कि भारत के इतिहास में गलत क्या हुआ। उनको ये नहीं पता
कि इस गलती के बावजूद भी भारत सस्टेन कैसे किया। अब आप समझ पा रहे हैं कि क्यों जब जनवरी 2026 के महीने में अजीत डोवल ने एक स्पीच देते हुए ये बात बोली थी कि हमें इतिहास से अब रिवेंज लेकर ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम्स अब दोबारा ना आए, तो कैसे ये डीप स्टेट के लोग जो है तुरंत डिजिटल पत्थरबाजी करने में और अजीत डोवल की वो स्पीच को वायलेंट कहने में तुरंत उतर चुके थे और बेबाबूक हो गए थे। समझ के देखिए, आज इतिहास को इस तरीके से पेश किया गया है हमारी टेक्स्ट बुक्स के तहत कि भारत एक बर्डन है, एक पास्ट है जिसको एस्केप करना है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका रिफॉर्म केवल वेस्टर्न आइडियाज़ के तहत ही पॉसिबल है। और सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए आप, आज जितने भी ये भारतीय सो कॉल्ड एलीट्स हैं, जिसमें हमारा नौकरशाही वर्ग आता है, हमारी जुडिशरी के लोग आते हैं, हमारे एकेडमिशियंस हैं जो अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इन सबको आज़ादी के बाद वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग दी गई, इनको वेस्टर्न गवर्नेंस मॉडल्स में ट्रेनिंग दी गई, इनको सोशलाइज करवाया गया वेस्टर्न फ्रेमवर्क्स के तहत, और इस सबको नाम दिया गया कि इनको दिया जा रहा है वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर। पर उस वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर में जब फॉर्मल लेवल पर आपने फॉरेन ट्रेनिंग को यहाँ एक नॉर्म बना दिया, तब आपने बेसिकली जुडिशरी हो, नौकरशाही वर्ग हो या एकेडमिशियंस हो, आज़ादी के बाद ये इंश्योर कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत को वेस्टर्न कैटेगरीज के नज़रिए से देखें, रादर देन कि ये भारत को अपने भारतीय ट्रेडिशंस या धार्मिक ट्रेडिशंस के नज़रिए से देखें। इस रीज़न से इवेंचुअल आउटकम ये निकला कि भारत आज की डेट में हर एक प्रॉब्लम को वेस्टर्न लेंस से देखता है, धार्मिक लेंस से पहली बात तो बिल्कुल नहीं देखता। और इसी तरीके से ये डीप स्टेट नॉट ओनली सिर्फ ब्रिटिश ने बनाया, बल्कि बनाने के बाद मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि ये डीप स्टेट बनने के बाद बस सिर्फ सपोर्ट होकर चलता रहा। और आज देखिए कि जब हम बात करते हैं कि इस डीप स्टेट को अब टैकल कैसे किया जाए, क्या सरकार बदलने से ये डीप स्टेट हटेगा? अगर आपके मन में ये आशंका है तो शायद ये आशंका ही गलत है। सरकार बदलने से डीप स्टेट नहीं हटेगा। डीप स्टेट है कहाँ ये समझिए। ये डीप स्टेट ने आज सारी की सारी संस्थाओं को कैप्चर कर रखा है। आप सरकार बदलने से डीप स्टेट को नहीं डिसमेंटल कर सकते, पर आप सरकार बदलकर जब ऐसी सरकार लाएंगे जो इन संस्थाओं के ऊपर वार करे, तभी जाकर ये डीप स्टेट जो है इवेंचुअली यहां से हटेगा। क्योंकि आप देखिए कि आज जब भी किसी प्रकार से इन संस्थाओं में बैठे हुए लोग और उनकी इस डीप स्टेट की तहत विचारधारा जो है, जब भी उसके ऊपर कोई आंच गिरती है तो सोसाइटी में एक बैकलैश आता है। आपने बैकलैश ऑब्जर्व किया होगा। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। आप आज सेकुलरिज्म की चर्चा करो, बैकलैश मिलेगा। आप आज बोलो कि हिंदू मंदिरों का कंट्रोल जो है वो सरकार के पास नहीं होना चाहिए, बैकलैश मिलेगा। आप आज बोलो कि हमें धार्मिक एजुकेशन पॉलिसी बनानी चाहिए, बैकलैश मिलेगा। आप आज बोलो कि हमें टेक्स्ट बुक्स में इन्वेजन्स को और इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, बैकलैश मिलेगा। आप आज किसी भी प्रकार से अगर कोई सोशल रिफॉर्म की चर्चा करो, ट्रिपल तलाक, एंटी माइनॉरिटी बोला जाएगा। आप अगर बोलो कि भाई जुडिशरी के तहत किसी मंदिर को लेकर कोई जुडिशरी ने जजमेंट दिया, तो जुडिशरी जो है वो हिंदू नेशनलिज्म के सामने कॉम्प्रोमाइज हो गई। आज आप किसी भी प्रकार से किसी माइनॉरिटी ग्रुप को लेकर कोई रिफॉर्म करने की कोशिश करो, माइनॉरिटी पे अत्याचार की तरह पेश किया जाएगा। और ये सब पेश करने के लिए इनके पास एक इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में सबसे पहले यहाँ पर वो विदेशी ताकतें हैं जिन विदेशी ताकतों के तहत ये इकोसिस्टम को पहली बात तो समर्थन मिला था 1947 से लेके आज तक। इसीलिए आप देखो, भारत के अंदर कोई भी डीप स्टेट के ऊपर अगर असॉल्ट होता है, इस असॉल्ट का ओरिजिन ओपोजिशन का स्टार्ट कहाँ से होगा? विदेशी ताकतों से। कैसे? इसका ओपोजिशन स्टार्ट होगा अमेरिका से, यूरोप से। वहाँ पर बैठी हुई कुछ संस्थाएं पहले तो रिसर्च पेपर्स लिखेंगी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। भारत के अंदर किसी प्रकार के डीप स्टेट के कोई भी नरेटिव के ऊपर अगर असॉल्ट हुआ, तो वो नरेटिव के असॉल्ट को टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए सबसे पहले ये रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, सोरोस लिंक्ड जितनी भी ओपन सोर्स फाउंडेशन की संस्थाएं, उनके पाले हुए जितने राजनीतिक वर्ग, राजनीतिक नेता, थिंक टैंक्स एटसेट्रा यहाँ पर भारत में हैं, वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाते हैं। सबसे पहले नरेटिव बाहर से शुरू होगा। एक बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट बनाई जाएगी, कोई बाहर का एनजीओ एक रिपोर्ट बनाएगा,
वो रिपोर्ट बनेगी भारत में रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, भारत के अंदर डेमोक्रेसी को लेकर। फिर वो रिलीजियस फ्रीडम या डेमोक्रेसी की रिपोर्ट जो है बाहर बनाने के बाद बाहर के फ्रेमवर्क्स के मुताबिक उस रिपोर्ट को पहले तो सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट किया जाएगा। वो सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट होगी, वहाँ से तुरंत इस पूरे के पूरे डीप स्टेट इकोसिस्टम के लोग जो भारत में बैठे हैं वो तुरंत उस इकोसिस्टम की रिपोर्ट को वहाँ से सोशल मीडिया से उठा लेंगे। उसके बाद वो रिपोर्ट्स यहाँ पर जब जैसे ही भारत में पहुँचेंगी तो यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर, वो चाहे पब्लिक डिबेट्स हो, वो चाहे मीडिया डिबेट्स हो, इसके साथ साथ जितनी भी अलग अलग संस्थाएं हैं जो इस डीप स्टेट ने यहाँ पर भारत में बना के रखी हैं, वो उसको एम्पलीफाई करेंगी। फिर वो यहाँ पर एम्पलीफिकेशन जब ऑफिशियल लेवल पर ख़त्म हो जाएगा तो फिर तीसरा स्टेप स्टार्ट होगा। तीसरा स्टेप होता है यहाँ पर बना हुआ यूट्यूब कार्टल। इस यूट्यूब कार्टल पे आप आज जाके देखिए कि इस डीप स्टेट के समर्थन में जो बैठे हुए यूट्यूब कार्टल के यूट्यूबर्स हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। एक सरप्राइजिंग बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि अगर कोई बंदा निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है तो उसको वीडियो की शुरुआत में हर रोज ये जताने की आवश्यकता क्या है कि हम तो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर आप इतने ही निष्पक्ष थे तो आपका काम खुद बोलना चाहिए था। आपको ये जताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अंदर आपके बेचैनी है, आप बिकाऊ हैं, आप बिके हुए हैं, आप किसी का एजेंडा चला रहे हैं। फिर यहाँ पर इस कार्टल के तहत शुरू होता है पूरा प्रोपोगेंडा। इस कार्टल के तहत प्रोपोगेंडा में पूरे देश के अंदर चर्चाएं होती हैं फिर एक अग्रेसिव लेवल पर कि भाई कैसे अलग अलग तरीके से मार्केट को कैप्चर किया जाए। बाय द वे ये यूट्यूब कार्टल है बड़ा इफेक्टिव, क्योंकि इस कार्टल के तहत इन्होंने कुछ अंग्रेजी माध्यम चैनल बना रखे हैं जिन्होंने अंग्रेजी बोलने और अंग्रेजी सुनने वाली ऑडियंस को कैप्चर किया हुआ है। फिर इन्होंने कुछ जनरल जेनजी टाइप की ऑडियंस को कैप्चर करने का एक माध्यम बना रखा है। इसके बाद इन्होंने अलग अलग राज्यों में भी कार्टल बना रखे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की, बिहार की जनता को रेडिकलाइज करने के लिए एक कार्टल और एक चैनल होगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश और साथ में राजस्थान की जनता को रेडिकलाइज करने के लिए एक चैनल और एक व्यक्ति होगा। और फिर कुछ नेशनल लेवल के भी ऐसे वो चैनल्स होंगे जो इसी प्रकार के एजेंडा रनिंग को करेंगे। जब ये यूट्यूब कार्टल पे गेम आ जाता है तीसरे स्तंभ पर, फिर आता है चौथा स्तंभ। इसी रीजन से आप देखिए कि चौथे स्तंभ में जब भी डीप स्टेट के किसी भी नैरेटिव पे भारत में अटैक होगा तो आप चौथे स्तंभ को तुरंत एक्टिवेट होते हुए देखेंगे। और ये सारे पैरेलल चलते हैं बाय द वे। चौथा स्तंभ इमीडिएट जो एक्टिवेट हो जाता है वो होता है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जर्नल्स में। तुरंत न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जर्नल्स में आप देखेंगे कि सुबह से रात फिर क्रिटिसिज्म चालू हो जाएगा। एडिटोरियल पेज, ऑप एडिटोरियल पेज, लीडिंग पेज, यहाँ पर हर एक प्रकार से एक विचार पेश किया जाएगा कि हम तो इनसे असहमत हैं, हम तो नाखुश हैं। जब ये चीज़ यहाँ पर होगी वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपकी जेन्युइन कोई ऑपोजिशन है, इसलिए होगी क्योंकि आपका डीप स्टेट का नैरेटिव टूट रहा है। और जैसे जैसे ये नैरेटिव टूट रहा है इस तरीके से ये लोग यहाँ पर एक काउंटर पेश करते आ रहे हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने जितना इन लोगों को ऑब्जर्व किया है, मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट कहती है कि इस डीप स्टेट के जो लोग बैठे हुए हैं इन चारों स्तंभों में यहाँ पर, जो इस डीप स्टेट को हर एक तरीके से बचाना चाह रहे हैं, जिनका उद्देश्य है कि इस डीप स्टेट के हमारे बनाए हुए दशकों पुराने नैरेटिव्स में कोई आंच ना आए, हर एक पॉलिसी ऑपोजिशन, हर एक ऐसे स्टेप जो डीप स्टेट के नैरेटिव को काउंटर करता है, ये लोग कुछ स्पेसिफिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैंने कुछ स्पेसिफिक शब्द इनकी डिक्शनरी से निकाले हैं, आपको ये शब्द बता रहा हूँ ताकि कल को जब भी आप देखोगे कि एक जगह पर इस डीप स्टेट के नैरेटिव के ऊपर कोई आंच आती है तो ये डीप स्टेट के लोग तुरंत अपने उस नैरेटिव को बचाने के लिए इन चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये इनकी डिक्शनरी के अंदर कुछ कॉमन शब्द हैं जो मैंने पिछले 8, 10, 12 सालों में एनालाइज करके निकाले हैं। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर अनडेमोक्रेटिक। ये चीज़ तो बहुत अनडेमोक्रेटिक है, होनी ही नहीं चाहिए थी। सीधा ओपिनिएटेड जजमेंट, देयर इज नो डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे, द वर्ल्ड इज ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। अनडेमोक्रेटिक। दूसरा वर्ड है डिवाइसिव। ये जो शब्द बता रहा हूं ना मैं आपको, इन शब्दों को गौर कीजिएगा पब्लिक डिबेट्स में, गौर कीजिएगा यूट्यूब कार्टल में, गौर कीजिएगा मीडिया में, गौर कीजिएगा अखबारों में, गौर कीजिएगा जर्नल्स में, गौर कीजिएगा इंटरनेशनल राइटिंग्स में,
क्योंकि ये कॉमन थ्रेड है, कॉमन शब्द है जो ट्विटर से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर, यूट्यूब से लेकर न्यूज़पेपर तक कॉमनली पाए जाते हैं। अनडेमोक्रेटिक, डिवाइसिव, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के खिलाफ है, हर चीज ही संविधान के खिलाफ है। चौथा, ये देश की यूनिटी को तोड़ रही है। वो लोग बोल रहे हैं देश की यूनिटी को तोड़ने के बारे में जिन्होंने यूनिटी के ऊपर कोई काम ही नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ देश को तोड़ तोड़कर करोड़ टुकड़ों में बांट के रखा था। उनको सडनली याद आ रहा है कि देश की यूनिटी टूट रही है। पांचवा, ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है। छठा, इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, थ्रेटनिंग माइनॉरिटी, इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय, आप जजमेंटल वर्ड का प्रयोग देखिए, डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब कोई भी डीप स्टेट का टारगेट यहां पर अगर हो रहा है तो वो सीधा का सीधा इंस्टीट्यूशन ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। इंटॉलरेंस, कॉमन वर्ड है। इसके साथ साथ पोलराइजिंग, फिर कुछ एलीट सोफिस्टिकेटेड खान मार्केट गैंग वाले लोग प्रयोग करेंगे साइलेंसिंग ऑफ वॉइसेस, साइलेंसिंग ऑफ डिसेंट। शब्द हैं 10-12 साल में ऑब्जर्व करके निकाले मैंने। इसके बाद एंटी प्रोग्रेस, विकास के ही खिलाफ है। एंटी पुअर, हर चीज एंटी पुअर है। 70 साल से इस देश में पुअर ही पुअर था, पॉवर्टी रिमूव नहीं हुई। गरीबी हटाओ बोल बोल के गरीबी हटी नहीं, पर हर चीज एंटी पुअर है। और सबसे बड़ी बात, कुछ भी डीप स्टेट के एजेंडा को आप डिस्टर्ब करो, भारत जो है आज की डेट में भगवाकरण के तहत बैकवर्ड बनता जा रहा है, बैकवर्ड बनता जा रहा है। ये वर्ड्स याद रखिएगा, अनडेमोक्रेटिक, डिवाइसिव, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रेटनिंग यूनिटी, हर्ट्स माइनॉरिटीज, destroys institutions, intolerance, polarizing, silencing voices, silencing dissent, anti-progress, anti-poor, saffronization and backwardness। एक चीज बस याद रखिएगा, सरकार बदलने से डीप स्टेट नहीं खत्म होगा। इंस्टीट्यूशंस में जहां पर डीप स्टेट का कैप्चर है, जब तक वो इंस्टीट्यूशन से इनको उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा, ये डीप स्टेट रहेगा और चलता रहेगा। धन्यवाद।